के तीनों राजनीतिक मोर्चों की राजनीति की धुरी उत्तर प्रदेश बना है। कांग्रेस और भाजपा ने यूपी में 40-40 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, तो समाजवादी पार्टी ने 60 सीटें हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाया है और उस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू की है। उत्तर प्रदेश में चौथा कोण मायावती का है और वे भी 40 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही हैं। हैरानी की बात यह है कि सभी पार्टियां राजनीतिक वैचारिकता की सारी सीमाएं तोड़ रही हैं। मुलायम सिंह यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तारीफ की है, तो आडवाणी ने राम मनोहर लोहिया का जमकर गुणगान किया। इसी तरह कांग्रेस की ओर से ओबीसी नेता बेनी प्रसाद वर्मा को मुलायम सिंह पर अटैक करने की खुली छूट मिली है। उन्होंने गैर यादव ओबीसी को एकजुट करने की राजनीति के तहत मुलायम पर हमला किया है। कांग्रेस अपना ब्राह्मण दलित का कार्ड छोड़कर ओबीसी मुस्लिम की राजनीति कर रही है, तो दूसरी ओर मुलायम सिंह ने उत्तराखंड से लाकर कांग्रेस के सबसे दिग्गज ब्राह्मण नेता एनडी तिवारी को लखनऊ में बैठाया है। कहा जा रहा है कि नारायण दत्त तिवारी सपा के लिए प्रचार कर सकते हैं। सबसे रोचक मामला भाजपा का है। 1999 के चुनाव तक जब भाजपा 180 सीटें लाती रही, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का होता था। वहां हारकर पार्टी कमजोर हुई है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में पार्टी ने चमत्कार करने की योजना बनाई है। राजनाथ सिंह ने एक झटके में प्रदेश के सारे दिग्गज नेताओं को किनारे कर दिया। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की एक सीट से चुनाव लड़ेंगे। कल्याण सिंह की वापसी कराई गई है और वरुण गांधी को महासचिव बनाया गया है। इससे जाहिर है कि पार्टी यूपी में एक बार फिर उग्र हिंदुत्व की राजनीति का दांव चलने वाली है। हालांकि हाल में हुए चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों का अनुमान दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लिए मुश्किल का संकेत है। इसके मुताबिक सपा को 35 और बसपा को 26 सीटें मिलेंगी। जाहिर है इस आकलन का आधार यह है कि चूंकि मुख्य विपक्षी बसपा है और वह सपा के मुकाबले लड़ रही है, इसलिए लोग उसकी तरफ जाएंगे। लोग अखिलेश राज की तुलना मायावती के राज से भी कर रहे हैं, इसलिए भी सपा के नुकसान का फायदा बसपा को बताया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां हाशिए में जाएंगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करेंगे। बीबीसी, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ एटीवी बिहार झारखंड के। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू इन SIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने उत्तर प्रदेश में अपने लिए कांटे बो दिए हैं। सर्वाधिक कांटे राजनाथ सिंह ने अपने लिए बोए हैं। प्रदेश के तमाम बड़े भाजपा नेता फिलहाल इस मूड में है कि वक्त आने दो, देख लेंगे। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल है। अनिल जी, उत्तर प्रदेश में जो चुनावी माहौल बन रहा है, उसमें कुछ अजीब बात नहीं हो रही कि मुलायम सिंह यादव आडवाणी की तारीफ कर रहे हैं, बेनी प्रसाद फिलहाल अभी चुप हो गए हैं, और राजनाथ सिंह ने सारा दारोमदार वरुण गांधी पे छोड़ दिया है, और भाजपा सपा को लेकर कोई उसके खिलाफ नहीं आंदोलन कर रही, कुछ नहीं हो रहा। ये इससे चुनावी माहौल आखिर बनेगा कैसे? देखिए, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से लड़ना चाहिए, लेकिन वो जो दिल्ली में उनको अगर यूपी को या कांग्रेस को कोसना है, वो भाषा उनको उत्तर प्रदेश में काम नहीं आएगी। ये भाजपा का एक कमजोर पक्ष है। पर जो दूसरी बात आपने कही कि वरुण गांधी को उन्होंने आगे किया है, जब आप राहुल गांधी को सामने
देखेंगे कांग्रेस की तरफ से, तो बीजेपी में भी अल्टीमेटली आपको नए लोगों को लाना पड़ेगा। जो पुराने लोग हैं वो चुक चुके हैं, तो अपने जातीय समीकरण या दूसरे जो समीकरण है वो अब बदल गए हैं। अब यंग फोर्स चाहिए और जो मुकाबला कर सके। तो ऐसे में जो टीम है, और दूसरी बात है कि आप जानते हैं कि राजनाथ सिंह जो है आरएसएस के कहीं ना कहीं एक तरह से उनके रिमोट कंट्रोल राजनाथ सिंह का आरएसएस के हाथ में भी है, तो संघ भी नियंत्रण करता है। दूसरी तरफ उनको मोदी के साथ भी उनकी तालमेल बैठाना है और सबको साथ लेकर चलने की जो कोशिश है। नहीं, लेकिन इसी में तो ये कि उत्तर प्रदेश में जो जमीनी संघ का आदमी है या व्यक्ति है, वो वरुण गांधी के एकला चलो के स्वभाव में चलते हुए वो आदित्यनाथ की जगह वरुण गांधी को चॉइस करेगा, या मतलब उनके साथ सामूहिकता में राजनीति हो पाएगी? नहीं, देखिए वरुण गांधी जो है वो ऐसा नहीं है। उमा भारती भी है उनकी कमेटी में, और जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष चित्रकूट में भी इनकी बैठक हुई है। तो वरुण गांधी भी एक प्रोजेक्ट किए गए हैं, क्योंकि वो राहुल के मुकाबले के लिए वरुण गांधी नेहरू गांधी परिवार वाला एक फार्मूला बीजेपी और संघ परिवार का रहता है। पर दूसरी तरफ जो आपने बात कही, बेनी प्रसाद जी का और मुलायम सिंह यादव का झगड़ा है, वो तो चूंकि कांग्रेस ने अभी मजबूरी है समर्थन लेने की, तो अपने मंत्री को डांटना ही पड़ेगा। पर जो मुलायम सिंह यादव भाषा बोल रहे हैं, वो निश्चित रूप से उस पर समाजवादी पार्टी के लोग भी हैरत में हैं कि ये आडवाणी की तारीफ क्यों कर रहे हैं। और आडवाणी भी कई बार मुलायम सिंह को कहते हैं, और फिर वो कहते हैं कि अखिलेश यादव तुम सुधर जाओ, आडवाणी जी ने बात की, आडवाणी जी झूठ नहीं बोलते। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं लगता है मुलायम सिंह यादव एक कूटनीति और रणनीति के तहत भी कह रहे हैं। क्या रणनीति हो सकती है कि मुलायम सिंह आखिर कैसे इस तरह की बातें कर रहे हैं? रणनीति और कूटनीति, एक तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि उनके खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में, और यूपीए सरकार चूंकि सुप्रीम कोर्ट का दबाव है उतनी मदद शायद नहीं कर पा रही जितनी मुलायम सिंह चाहते हैं। तो उन्होंने डेस्परेशन में होली पर इस तरह की भाषा बोली जो कोई इतना बड़ा नेता नहीं बोलता, कि केंद्र सरकार की बहुत ताकत है, वो मुझे जेल में डाल सकती है। और दूसरी तरफ ये प्रो बीजेपी भाषा बोली, तो कहीं न कहीं मुलायम सिंह यादव के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर, जैसे सुषमा स्वराज हैं या एल के आडवाणी, ये लोग सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। और नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह ये लोग अब भले वो समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट भिड़ते नहीं हैं, पर उनको पता है कि समाजवादी पार्टी से लड़े बिना उत्तर प्रदेश में हम अपने पर यही जो आपने कहा कि कोई भी एक दूसरे से उत्तर प्रदेश में लड़ नहीं रहा। कांग्रेस सपा से नहीं लड़ रही, बीजेपी सपा से नहीं लड़ रही, मायावती भी एक तरह से दोनों से नहीं लड़ रही। चारों राजनीतिक पार्टियां एक तरह से ठहरी हुई है, ठहराव में। चुनावी घमासान जैसी स्थिति जमीनी तौर पर नहीं हो रही है। घमासान जैसी स्थिति तो व्यास जी आज के माहौल में अगर आप कहेंगे तो बहुजन समाजवाद पार्टी जो है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में लड़ रही है। कांग्रेस और बीजेपी कहीं नहीं है। वो कहीं कांग्रेस को नहीं कोसते, वो बीजेपी को नाम मात्र को एक्यूज करते हैं। सिर्फ उनको मालूम है कि समाजवादी पार्टी हटेगी तो हम बने। वो उत्तराधिकारी के तौर पर, उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर बहुजन समाज पार्टी अपने को पेश किए हुए। ये काम भाजपा ने कभी पूरा नहीं किया, न पिछली मुलायम सिंह की सरकार में किया। और आप ध्यान कीजिए, बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी पिछली बार, तब भी उनके एक जो नेता थे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, उन्होंने जरूर मायावती के भ्रष्टाचारों के मामले में जगह जगह जाके उठाया मुद्दे को। भाजपा के किसी नेता ने बसपा के खिलाफ भी कभी कोई संघर्ष नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि बसपा के खिलाफ ये लोग एक फोर्स एमर्ज यूपी में विधानसभा में नहीं कर पाए। तो उस नाते क्या लगता है नरेंद्र मोदी के प्रचार से वरुण गांधी के हिंदुत्ववादी या योगी आदित्यनाथ इन लोगों के चलते अपने आप भाजपा का माहौल बन जाएगा? क्या होगा? नहीं, दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। भाजपा का माहौल तो है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आज भले भाजपा उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की विधानसभा में पार्टी हो, पर बीजेपी का एक बेस है, कैडर है, उनमें कहीं न कहीं जो नेतृत्व है उसकी ढिलाई है कि वो संघर्ष करने की मादा नहीं दिखा रहा है। वो संघर्ष नहीं करना, इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और कहीं न कहीं ये दिखाते हैं, ये पेश नहीं कर पाते कि जो दिल्ली की रूलिंग पार्टी है उत्तर प्रदेश में, हमें उसकी बात ही नहीं करनी है। उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश की रूलिंग पार्टी के खिलाफ बात करनी है। दूसरी बात आपने जो कही सुषमा स्वराज नरेंद्र मोदी वाली, देखिए आप जानते हैं इंटरनल फाइटिंग भी है भाजपा के अंदर। कहीं न कहीं सुषमा स्वराज को चाहते रहे हैं आडवाणी जी कि मैं नहीं तो फिर सुषमा स्वराज प्रधानमंत्री बने, पर इस गेम को संघ ने, दूसरे जो सुषमा विरोधी नेता है, उन्होंने कामयाब नहीं होने दिया। तो नहीं, पर इसका उत्तर प्रदेश में क्या नाता है? इसका उत्तर प्रदेश में नाता क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में नाता मुलायम सिंह यादव और ये जो मतलब वो आडवाणी की तारीफ इसलिए कर रहे हैं, आडवाणी की तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि ताकि नरेंद्र मोदी और ये राजनाथ सिंह कटे, आपस में इनका झगड़ा हो और कहीं न कहीं बीजेपी और सपा जो है मिले जुले हैं, इस तरह का एक माहौल जाए तो बीजेपी एमर्ज न कर पाए। क्योंकि समाजवादी पार्टी से जो चिढ़ा हुआ वोटर है वही तो भाजपा के साथ आएगा। नहीं, आपके अनुसार
कुल मिला के इस समय सचमुच में चुनाव की चिंता में जो संगठन, प्रदेश के संगठन है या जिला स्तर के जो नेता है वो उस पे जुटे हैं, या अभी सब वेट एंड वॉच वाली अभी सब ठहरी हुई राजनीति वहां? नहीं, बीजेपी चिंतित है। चित्रकूट में उन्होंने मान लिया कि हमें उत्तर प्रदेश में सीटें जीते बिना दिल्ली में सत्ता नहीं मिल सकती, पर उसका कोई ब्लूप्रिंट बना हुआ? ब्लूप्रिंट नहीं बना। वो 25 या 40 सीट का लक्ष्य है, तो मान लो 25-30 भी ले आए तो फायदा होगा, पर वो 25 भी कैसे आएंगी इसको लेके अभी तक वो बिल्कुल जो है कोई गफलत में लगते हैं, क्योंकि वो यूपीए को कोसते रहने से नहीं आएंगी। उसके लिए तो आपको समाजवादी पार्टी से भिड़ना होगा, सरकार से भिड़ना होगा। और अखिलेश सरकार का 1 साल का परफॉर्मेंस ऐसा रहा है जिसको लेकर लोगों में निराशा का भाव पैदा होना शुरू हो चुका है। अपने आप अखिलेश यादव की सरकार के परफॉर्मेंस में लोकसभा चुनाव लड़ा जा सकता वहां, या ये केंद्र के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए? बीजेपी है अगर उत्तर प्रदेश में केंद्र को कोसने के साथ साथ अखिलेश सरकार को अगर नहीं कोसेगी तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति अभी नंबर 1 और नंबर 2 की है वो उलट पलट हो सकती है। पर कांग्रेस और बीजेपी तब तक एमर्ज नहीं कर पाएगी, ऐसा मेरा पक्का जो समीकरण है उसको देखकर लगता है। जी अनिल जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। सीता की जन्मभूमि गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि, धर्म भूमि, बिहार ये बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, लब कुश को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरिस में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, महापुरुष है हजार। यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंजले ममराई। पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल। सीता मैया ई धरती का जग में मान बढ़ेल खिल। कहे बिहारी देव भूमि हा, कहे बिहारी देव भूमि हा, करिहे के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार।
मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बनल राजधानी, राजा अशोक के चल शासन का इतिहास बखानी, बुद्ध के ज्ञान इहें पर मिल चर्चा विदेश ले भइल, चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपनैले, जैन धर्म महावीर चलाए, ओ जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, लव कुश को जाने संसार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा हाँ ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है बिहार में भ्रष्टाचार पर रोक लग गई। जितना प्रस्ताव आया उसका 1% से भी कम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ। चाहिए था करना, कदम उठाना, वो कदम नहीं उठा रहा है। कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, ईमानदारी की कमी रही है। यात्राएं हो रही हैं, तो मकसद क्या होता है? जनता की मूल समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए राम राज्य लाने की कल्पना निश्चित रूप से कर, जो आम लोग चाहते हैं वो हल हो। सरकार जितना कहती है उसका 10% से ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। बस बहुत चर्चे में है पार्टी आपकी, जो जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बाधा बने? क्या झारखंड को आप किसान विहीन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। केंद्रीय कैबिनेट का अहम फैसला, रीवा सीधी नेशनल हाईवे को मंजूरी, बुंदेलखंड के लिए 4400 करोड़ की मंजूरी। केंद्रीय कर्मचारियों पर केंद्र सरकार मेहरबान, महंगाई भत्ते में 8% की बढ़ोतरी करने का फैसला। केंद्र ने बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज की दी मंजूरी, BRGF के तहत मिलेगा 12,000 करोड़ रुपए, जदयू ने बताया नाकाफी। अलीगढ़ में बच्ची की मौत के बाद अलीगढ़ SSP की बेशर्म बोल, कहा किसने देखा रेप होते, डिप्टी SP समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। CJI अल्तमश कबीर आज राजस्थान के सिरोही में करेंगे ग्राम न्यायालय भवन का लोकार्पण, न्यायाधिकारियों और आदिवासियों को करेंगे संबोधित। नमस्कार, मैं हूं अनामिका। ETV न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल हाईवे को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने PPP के जरिए करीब 71 किलोमीटर का नेशनल हाईवे पर मुहर लगा दी है। ये हाईवे को बनाने में 677.21 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा बुंदेलखंड के लिए 4400 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इस इजाफे के साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 80% महंगाई भत्ता मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार के लिए 12,000 करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज को भी मंजूरी दे दी है। ये राशि बिहार को 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दी जाएगी। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने राजस्थान विधान परिषद के गठन को भी हरी झंडी दिखा दी है। Cabinet today gave its approval to release an additional installment of DNS allowance, DA, to central government employees and DNS relief to pensioners
with effect from the 1st of January 2013 at the rate of 8% over the existing rate of 72%. आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है उसने जो बिहार के लिए स्पेशल प्लान है स्वीकृति दी है कि अगले 4 वर्ष के लिए जो 12वीं पंचवर्षीय योजना के साल बचे हैं 12,000 करोड़ रुपया इसके तहत बिहार प्रदेश में खर्चा जाएगा। इधर केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड यानी BRGF के तहत बिहार को 12,000 करोड़ रुपए देगी। बिहार को ये विशेष आर्थिक पैकेज 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी साल 2013-14 से साल 2016-17 तक जारी रहेगा। हालांकि बताया जा रहा है कि BRGF योजना के तहत बिहार ने केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज के रूप में कुल 20,000 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल 12,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। Committee on Economic Affairs has given its approval to continue the special plan for Bihar in the remaining 4 years 2013-14 to 2016-17 of the 12th 5-year plan period with a total allocation of rupees 12,000 crores for the entire 12th plan period. The special plan for Bihar was funded under the erstwhile Rashtriya Samvikas Yojana RSVY during the 10th 5-year plan with an annual allocation of rupees 1,000 crores on a 100% grant basis. The special plan continued to be funded under the backward regions grant fund during the first 3 years of the 11th 5-year plan, that is from 2007-8 to 2009-10, with the same allocation, that is rupees 1,000 crores per annum on a 100% grant. वहीं जदयू ने केंद्र की ओर से बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज की मंजूरी नाकाफी बताया है। पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि केंद्र को ये रकम बढ़ानी चाहिए। के बल पर शासन संचालन के माध्यम से, नीति के माध्यम से और स्पष्ट सोच के माध्यम से और विजन के माध्यम से बिहार ने काफी प्रगति किया। इसको तो केंद्र को महसूस करना चाहिए और केंद्र को ये बिहार की जितनी मांग है उससे अधिक देना चाहिए। मंत्री भी स्वीकार करते हैं, केंद्र के जो मंत्री आते हैं, कि बिहार प्रगति कर रहा है। तो प्रगति में यदि बिहार की जो चाह है उसमें भी रोड़ा अटकाया जाता है तो बिहार कैसे प्रगति कर सकता है। इसलिए हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि बिहार को 20,000 जो करोड़ की मांग है वो जायज है, इसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पुतला दहन के दौरान NSUI और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई। जलते हुए पुतले को छीनने की कोशिश करती पुलिस को NSUI कार्यकर्ताओं ने यहां जमकर झूमाझटकी हुई। झूमाझटकी के दौरान SAF के एक जवान ने जलते हुए पुतले को मीडिया कर्मियों पर उछाल दिया। इस दौरान एक मीडिया कर्मी को चोटें भी आई और कई मीडिया कर्मी झुलसने से बाल बाल बच गए। इधर मीडिया कर्मी जब पुलिस की इस शिकायत को लेकर विश्वविद्यालय थाना प्रभारी से मिलने पहुंचे तो उन्होंने मीडिया कर्मियों की बात सुनने या उस सिपाही पर कार्रवाई करने के बजाय आरोपी जवान को थाने से भगा दिया। मीडिया कर्मियों ने पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह से मामले की शिकायत की, जिसके बाद एसपी ने मुरार CSP को मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये सरकार जो बदतमीजी और जो गुंडागर्दी, जो हम जैसे छात्रों को दबाने के लिए पुलिस बल का सहयोग लेती है और जो कि हमारे ऊपर इस तरीके का अत्याचार कर रही है, उसका हम कठोर निंदा करते हैं और इसका हम विरोध करते हैं कि इस तरीके के रवैया को हम नहीं सहेंगे, ना हम अपने ऊपर किसी को सहने देंगे। आगे बता रहे हैं, आपने मुझे कुछ फोटोज भी दिखाए हैं, तो मैंने देखा है और उन्हें तत्काल जो CSP मुरार है उनको मौके पर ही भेज रहा हूँ और हमारे मीडिया के साथी जो घायल हुए उनका हम मेडिकल परीक्षण भी करा रहे हैं। इसमें जो भी पुलिसकर्मी या जो भी पुलिस अधिकारी की तरफ से जाती है उनको भी कार्रवाई की जाए। किस प्रकार किस घटना पर प्रत्यक्ष में परिस्थिति नहीं थी, मैं उसकी भी जांच कराऊंगा। इधर उज्जैन के महिदपुर में ओलावृष्टि प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस विधायक कल्पना परुलेकर ने SDM कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान जमकर हंगामा भी मचाया।
परुलेकर ने एसडीएम के दफ्तर में पहुंचकर अधिकारी को जमकर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान परुलेकर ने कहा कि न तो यहां किसानों को ओलावृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे कराया गया है और न ही कोई मुआवजा दिया गया। परुलेकर एसडीएम के दफ्तर में ही धरने पर बैठ गईं और प्रदेश सरकार को भी खरी खोटी सुनाई। इस दौरान कल्पना ने सीएम की भाव भंगिमा उतारते हुए एक्टिंग भी की। नुकसान है तो बना के 100% बताऊंगा, ने मारा किसान के 15,000 रुपए बिगा दूंगा। ने इधर तहसीलदार ने एसडीओ से कही कि कि तुम्हारे नौकरी करनी है कि नहीं, तो पटवारी से कही दो कि 20% से ज्यादा नुकसान नहीं होता। मुख्यमंत्री कितना हो 15,000 रुपए बिगा, जैसे कहेगा बाप के घर से जाई दिया। आया समझ में? लड़ने के लिए तैयार हो तो बच्चों को महत्व में घुसना नहीं दूंगी, वो भिजवा देना वहां पर बात। बच्चों का खेल समझ देखा, तो एहसान कर रहा है तो दे रहा है तो अरे बाहर में गई आपकी एजेंसी झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा आप सामने बात कर रहे हो, मैं कह रही हूँ आप भी ड्यूटी ढंग से नहीं बजा रहे। बात सुनने को तैयार नहीं हो, क्या बोलेंगे? ये मैंने विधानसभा में भी कहा है कि बलि का बकरा बेचारा पटवारी बना है। उस पटवारी की क्या होता है? इन्हें कह दिया कि बस 20 से ज्यादा नहीं, बाकी जवाबदारी मेरे छोड़, अपन मारेंगे नहीं, उनकी तरफ से उन बकरी को खोपड़ा फोड़ गई। एक एक पंचायत में कह दो कि 25 तारीख को सुबह लेके आना है, अपन नहीं करेंगे लाठीचार्ज। इनके पुलिस पर लाठीचार्ज करने पर जब खोपड़ा भी फोड़ गया तो कहना। विधायक जागीरदार और धवई विधायक बीजेपी ने कहा कि दंडा करने के लिए कल्पना ही सही है तुम्हारे लिए, क्या हमारे इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रविन्द्र चौबे का सनसनीखेज बयान सामने आया है। बेमेतरा में रविन्द्र चौबे ने एक अधिकारी को समझाइश भरे लहजे में धमकी देते हुए ये कह दिया कि अगर कहीं कोई गलती की तो मैं सबकी कब्र खुदवा दूंगा। दरअसल हुआ यूं कि 13 अप्रैल को रविन्द्र चौबे बेमेतरा में आगजनी के पीड़ितों से मिलने के लिए गए हुए थे। तभी वहां मौजूद अधिकारियों को रविन्द्र चौबे समझाइश दे रहे थे, अगर पीड़ितों को मुआवजा राशि में कोई कटौती की गई तो वो उनकी कब्र खुदवा देंगे। पीड़ितों की हालत देख गुस्से से भरे नेता प्रतिपक्ष शायद ये भूल गए कि वो क्या बोल रहे हैं। बता दीजिए आपके जो है ना वो क्या क्या नाम, अब नहीं इतने सारे लोगों के सामने नहीं बोल रहा हूँ, क्या क्या सब एक कटौती नहीं होना यहाँ, बता देना सबको। हाँ यही सब कबर बन जाएगा, इसीलिए यहाँ के लिए बिल्कुल और रहने के लिए जो भी हो या फिर अतिरिक्त कर्मचारी रख देना जी है ठीक। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ इतने लोगों के सामने, आप समझ रहे हो, उचित नहीं हो। सरकार की ओर से आरबीसी का जो मुआवजा है मैं समझता हूँ कि ऐसे प्राकृतिक आपदा के लिए पर्याप्त नहीं है। जितना मिला है वो तो आरबीसी के तहत दिया गया है, लेकिन ऐसे स्थानों पे माननीय मुख्यमंत्री जी को उदारता बरतनी चाहिए। मैंने अभी प्रशासन से कहा है कि जहाँ जहाँ क्षति हुई है उसका आकलन ठीक से कर लें और उसका रिपोर्ट थ्रू कलेक्टर सरकार को भेजे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे। खबरें जारी रहेंगी, पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बिहार झारखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। प्रेजेंट सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण जल्द आ रहा है आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए, क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर।
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स